जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हेलो मेरी पॉजिटिव आर्मी, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर और कम समय में ज्यादा पढ़ाई विद सीए प्रतीक ठक्कर। लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ने वाले सीए फाइनल के लिए इंडेस 1। यहां पे मैं काफी सारे इंपोर्टेंट इंडेस भी आपके लिए अपडेट करने वाला हूं, बट पहले मैंने बेस क्लियर कर लिया। एक दो लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए, एक इंट्रोडक्शन का, फिर फ्रेमवर्क वाला और आज ये इंडेस वाला। और इसके बाद सारे इंपोर्टेंट इंडेस में अपडेट करूंगा। रीजन ये है कि अगर आप दिसंबर 21 की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो भी आपके लिए काम का है, और अगर ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो आपका बेस क्लियर हो चुका है, तो अब आप इन सारे इंडेस को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो यहां पे आपको सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे और विथ पीडीएफ, यानी कि पूरी बुक भी आपको मिल जाएगी। मेरी कोई टीम नहीं है, मैं खुद ही डिजाइन कर रहा हूं, तो इसीलिए कई बार थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द सेम। एंड अगर एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करें, एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करें, क्योंकि हर बार नोटिफिकेशन आता है ना, तो मैं यही सोचता हूं कि शायद YouTube पे किसी ने कमेंट किया होगा, कोई नोटिफिकेशन आया तो मैं देखता हूं कि किसी ने कमेंट किया होगा कि कैसा उनको वीडियो लगा, कैसा लेक्चर लगा। तो प्लीज यार कमेंट जरूर से करिएगा। अब लेक्चर्स आपको कहां से मिलेंगे? सारे लेक्चर्स आपको इस YouTube चैनल सीए प्रतीक ठक्कर पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर से क्लिक करिए, ये मिस मत करना, ऑल पे जरूर से क्लिक करना, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले, अपडेट मिलती रहे। इसके साथ साथ पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? पीडीएफ के लिए मैंने लिंक आपको कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस लिंक पे क्लिक करना है और आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके स्टडी बडी क्लब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जो आपको यहां पे दिख रही है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको एक नीचे बैच का ऑप्शन आएगा, बैच के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्लस बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको एक कोड पूछेगा और कोड आपको डालना है CAFR, यानी कि CAFFR, यानी CA फाइनल FR, जो भी मैंने आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वो कोड आप डालोगे। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, ये कोड डालोगे तो आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। अरे मैंने स्क्रीन चेंज नहीं किया, ओके ये रहा। तो यहां पे आपकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी और मैं उसे अप्रूव कर लूंगा, ताकि आप उस बैच में ऐड हो जाओगे। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, और 2 वीडियो मैंने डाले हैं और उसमें 100+ स्टूडेंट्स हम ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी इस बैच को ज्वाइन करिए और एंजॉय करिए फ्री लेक्चर्स को। सो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं इंडेस 1 के साथ। मेरी पॉजिटिव आर्मी, आई होप आप सभी रेडी होंगे, और रेडी हो तो भैया कमेंट में पी करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शुरू करते हैं भैया अपने इस अमेजिंग रिवीजन को। चलो आ जाइए, आइए। इसके बाद हम इंपोर्टेंट सारे इंडेस लेने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाले हैं उसे आप मिस मत करना। आप अदर कोई भी टॉपिक के लिए चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियोस जल्द से जल्द लेके आऊं। ओके, तो मैं पहले आपको सही से दिखे ऐसा कर लेता हूं। अभी आई थिंक आपको परफेक्ट दिख रहा है। अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो आपको ऊपर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंडेस 1, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैसे प्रेजेंट करना है उसके रिलेटेड कुछ चीजें होगी। सिर्फ नाम पे से तो इतना ही पता चलता है कि हाँ कुछ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट करना है, वो चीजें बताई जाएगी। ओके, समझ में आ गया, पहले तो दिमाग में आ गया। ओके डन, शुरू करते हैं। कार्व आउट्स एंड कार्विन। सबसे पहले तो ये चीज काफी स्टूडेंट को नहीं पता होती कि कार्व आउट्स क्या है और कार्विन क्या है। कार्व आउट्स यानी कि आईएफआरएस जो चीज है, आईएफआरएस में कुछ चीजें हैं और उससे हमारा इंडेक्स कुछ चेंज है, तो वो जो चीजें हैं उसे हम बोलते हैं कार्व आउट। यानी कि आईएफआरएस में से हम हट के बाहर आ गए, आउट हो गए, ऐसे याद रख सकते हो कि आईएफआरएस में से हम आउट हो गए, बाहर आ गए, उसमें से निकल गए कि भैया ये चीज हमें फॉलो नहीं करिए, हमें ये चीज फॉलो करनी है। तो जो चेंज होता है उसे हम बोलते हैं कार्व आउट। और कार्व इन किसे बोलते हैं? जो चीज हम नहीं अडॉप्ट करते, यानी कि आईएफआरएस में उसके रिलेटेड कुछ नहीं बोला। हो सकता है काफी सारी ऐसी चीजें होती है जो हम सोच सकते हैं कि यार हमारी इंडियन इकोनॉमी के तहत हमें उसे इंक्लूड करना पड़ेगा, जो आईएफआरएस में नहीं बताई गई। तो हम क्या करते हैं, उसे इन करते हैं। आईएफआरएस हम इंडेक्स में इन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्व इन। तो सिंपल सी डेफिनेशन, कार्व आउट और कार्व इन क्या चीज है वो आपको यहां पे मेरी पॉजिटिव आर्मी आपको दिख रही है। द डिफरेंसेस, एक मिनट में थोड़ी सी पेन आपको डार्क कर लेता हूं। यस, अभी परफेक्ट आई थिंक आपको दिखे। यस, द differences which are in deviation to accounting principles and practice stated in IFRS, यानी कि IFRS से जो अलग चीज है, किसमें,
हमारे इंडेस में, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्व आउट्स। और कार्विन क्या चीज हुई, इफ देर इज नो गाइडेंस अंडर आईएफआरएस, यानी कि आईएफआरएस में कोई चीज नहीं है और फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और इवेंट, कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट के लिए, देन द गाइडेंस प्रोवाइडेड अंडर इंडेस नोन एज अ कार्व इन। समझ में आ गया? लेट्स गो। अब रोड मैप की बात करें, देखो अभी की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो कितना भी उनका नेटवर्थ होगा वो अप्लाई हो जाएगा, इंडेस अप्लाई हो जाएगा। बट यहां पे हम देख लेते हैं कि जो फेज 1 फेज 2 के रिलेटेड अपलोड जो एप्लीकेबिलिटी जो थी वो मैं आपको बता देता हूं एक हिस्ट्री के लिए जो आपको पता होनी जरूरी है। अगर हम बात करें तो फेज 1 की अगर हम बात करें तो अप्रैल 2015 और उसके बाद वॉलंटरी बेसिस पे कोई भी कंपनी अप्लाई कर सकती है। वो तो आज भी भैया वॉलंटरी बेसिस पे कोई भी कंपनी अप्लाई करना चाहे तो कर सकती है, बट मैंडेटरी किस पे लगेगा? मैंडेटरी की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी बेसिस पे यहां पे 3 चीजें दिखाई गई है। कौन सी? सबसे पहले लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी और उसके बाद उनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जेवी, इनके बारे में बात की गई है। अगर हम लिस्टेड की बात करें तो जिनका नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़, ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ है, उनको ये लग जाएगा लिस्टेड कंपनीज। और इन प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, ये भी चीज आपको अभी तो देखो नया नया आया था तब ये शायद पूछने के चांसेस थे, अब तो कोई चांसेस है नहीं, बट फिर भी अपने को जानना जरूरी है। अनलिस्टेड कंपनीज के लिए जिनका नेटवर्क ग्रेटर देन और इक्वल टू 500 करोड़ है तो उनको भी ये लग जाएगा फेज 1 के तहत 1 अप्रैल 2016 की। अगर हम बात करें फेज 2 आया 1 अप्रैल 2017 को, और उसमें क्या बताया गया? उसमें बताया गया मेरी पॉजिटिव आर्मी कि ऑल कंपनीज विच आर लिस्टेड, जो भी कंपनीज लिस्टेड है उनको ये लग जाएगा। जो नॉट कवर्ड इन फेज 1, यानी कि अगर फेज 1 में कवर हो गया होगा तो 16 से अप्लाई हो गया होगा, अगर वो 16 वाले फेज 1 में नहीं कवर हुआ तो यहां पे वो कवर हो जाएंगे और सारे लिस्टेड कंपनीज को ये लग जाएगा। अनलिस्टेड कंपनीज की बात करें तो नेटवर्थ 250 करोड़ और मोर है, 250 करोड़ उससे ज्यादा है, बट क्या बोला है कि 500 करोड़ से कम है। यार 500 करोड़ से अगर या उससे ज्यादा होता तो वो फेज 1 में आ गया होता, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। फिर होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और जेवी, ये सेम टू सेम फेज 1 फेज 2 के अंदर। अब कंपनीज लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेस ऑन मैंडेटरी बेसिस वंस कंपनी स्टार्ट फॉलोइंग। अब ये क्या चीज है पता है? ये वाइफ जैसी चीज है, हस्बैंड वाइफ जैसी चीज है, एक बार चिपक गए तो गए काम से। यानी कि आपका क्या होगा कि अगर आपने एक बार आपको ये लग गया, एक बार अगर आपको ये लग गया तो फिर आपको उसको फॉलो करना, वॉलंटरी बेसिस पे लो या मैंडेटरी बेसिस पे। अगर आपको एक बार इंडेस लग गया तो जब तक वो है, जब तक जान है तब तक वो लगने वाला है ना, जब तक है जान तो ये इंडेस लगता ही जाएगा वंस द कंपनी वाले। ये सेम चीजें मैंने जो अभी आपको बताई। एप्लीकेशन ऑफ इंडेस इज फॉर बोथ स्टैंड अलोन एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों के लिए लगेगा। ओके थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। यस, कंपनीज मीटिंग द थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर शैल अप्लाई इंडेस फ्रॉम इमीडिएट नेक्स्ट ईयर विथ कंपेरेटिव्स, यानी कि कंपेरेटिव भी देना पड़ेगा लास्ट ईयर का, जिस साल में पहली बार लगा रहे उसका कंपेरेटिव भी लास्ट साल का चेंज करके कंपेरेटिव भी देना पड़ेगा। वो भी मैं आपको आगे कवर करूंगा कि कितने बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे, वो भी आपका यहां पे आ जाएगा। कंपनीज नॉट कवर्ड बाय द अबव रोड मैप शैल कंटिन्यू टू अप्लाई, जो भैया ऊपर कवर नहीं होते वो क्या करेंगे? वो तो एएस अप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। ओके ग्रेट, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे मेरी पॉजिटिव आर्मी, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसे मैं। यस, चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं किसके बारे में? ये जो बात हमने की अभी तक फेज 1 और फेज 2 की, वो हमने बात की एनबीएफसी, इंश्योरेंस और बैंकिंग, इन तीनों के अलावा के बारे में। अब बात करते हैं इन तीनों चीजों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एनबीएफसी के लिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया एनबीएफसी के लिए। अगर एनबीएफसी की अगर हम यहां पे बात करें तो क्या है? फेज वन दिया है 1 अप्रैल 2018 के लिए, फेज 1 दिया है 1 अप्रैल 2018 के लिए। और यहां पे एनबीएफसी विदर हैविंग नेटवर्थ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़, तो यहां पे भी सेम वाला जो 16 वाला जो अदर कंपनीज के लिए था, सेम टू सेम यहां पे दिया गया है। अगर यहां पे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, यहां पे लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो, सेम। अगर फेज 2 की बात करें, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि सेम ही चीजें। अगर यहां पे लिस्टेड है तो कितना भी है तो भी लग जाएगा। अगर अनलिस्टेड है तो यहां पे नेटवर्थ मोर देन इक्वल टू और मोर देन 250 करोड़ और मोर,
तो यहाँ पे लग जाएगा। इसके साथ साथ होल्डिंग सब्सिडरी जेवी एसोसिएट कंपनीज के बारे में भी यहाँ पे बात की गई है। अब बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए और बैंकिंग कंपनी के लिए अभी तक कोई भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो यहाँ पे ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं आगे, डिवीजन ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन से डिवीजन है? टोटल 3 डिवीजन है। टोटल कितने डिवीजन है और अपने को कौन सा एप्लीकेबल है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अभी के लिए दिसंबर एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो डिवीजन 1 कौन सा है? एएस के लिए, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम ओल्ड फॉलो कर रहे थे, तो ये अभी अपने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बस ऐसे ही अगर 3 डिवीजन है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। डिवीजन 2 हमारे लिए अभी एप्लीकेबल है और डिवीजन 3 जो एनबीएफसीज के लिए है वो भी अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, बट नेक्स्ट एग्जाम के लिए जरूर से आ सकता है। जनरल पॉइंट फॉर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के लिए कुछ जनरल पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं बीच में ब्रेक नहीं लूंगा और फटाफट से बोलता जाऊंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा सा पीछे ले जाओ और ये रिकॉर्डिंग आप व्हीकल पे जाते जाते भी सुन सकते हो। नेक्स्ट जो इंडेक्स आएंगे ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब भी जो भी नेक्स्ट आएगा उसका आप ऐसे कर सकते हो। इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, सारे कंपनी को होगा। टू विच इंडेक्स अप्लाई, जिसको इंडेक्स अप्लाई होगा उनको शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। द प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 आल्सो अप्लाई व्हेन अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे तो भी आपको ये शेड्यूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड, अब क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है भैया? बैलेंस शीट इंक्लूड करता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड नोट्स। ये 5 चीजें इसमें कवर की जाती है शेड्यूल 3 में, तो ये चीज जरूर से ध्यान में रखना। एक ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर चेंज इन इक्विटी वाला अगर एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है तो आपको पता होना चाहिए। व्हेन एनी एक्ट और रेगुलेशन रिक्वायर्स स्पेसिफिक डिस्क्लोजर to be made in financial statement of a company, the said disclosures will be made in addition to those required under in the schedule 3। अब क्या बोलते हैं कि अदर कोई एक्ट के तहत या आपको शेड्यूल 3 में अगर आपको कोई अदर डिस्क्लोजर भी दिखाना है तो इंडेक्स के जो दिखाने हैं वो तो दिखाने ही, बट इसको आपको एक्स्ट्रा से दिखाने हैं। ओके, लेट्स बिगिन। मेरी पॉजिटिव बार में आगे बढ़ते हैं और स्कोप ऑफ इंडेक्स 1 की अगर हम बात करें, स्कोप ऑफ इंडेक्स 1 की अगर हम यहां पे बात करें, आ जाइए, आइए जल्दी से आइए। आई होप आपको सही से दिख रहा है ना। मैंने स्क्रीन देखा नहीं, मैं ऐसे ही दमादम निकल रहा हूँ। यस, आपको सही से दिख रहा है। यस। और ये आपके वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पे जगह दी हुई है, जो आपको साइड में यहाँ पे जो ये जो जगह दिख रही ना, वो आपके वर्किंग के लिए है। तो आपको कुछ भी अगर लिखना होगा तो आप यहाँ पे लिख सकोगे। ओके, स्कोप ऑफ इंडेक्स 1 की अगर हम बात करें तो दिस स्टैंडर्ड अप्लाइज टू ऑल टाइप ऑफ एंटिटीज इंक्लूडिंग दोज दैट प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए या सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसके लिए भी लगेगा। स्टैंड अलोन डज नॉट अप्लाई, सॉरी, द स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ कंडेंस इंटरीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो हम ब्रीफ फॉर्म में जो इंटरीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसको ये अप्लाई नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंसोलिडेट और सेपरेट को लगेगा, बट जो कंडेंस्ड यानी कि ब्रीफ फॉर्म में जो बनाते हैं इंटरीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको ये नहीं लगेगा। द स्टैंडर्ड यूज टर्मिनोलॉजी दैट इज सूटेबल फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज, यानी कि जो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज जो होती है, जो वर्ड्स का यूज करती है, उन वर्ड्स को यूज किया गया है शेड्यूल 3 में और इंडेक्स के अंदर। तो यहां पे कहा है कि जो टर्मिनोलॉजी यानी कि जो वर्ड्स यूज किए गए, टेक्निकल वर्ड्स यूज किए, वो ऐसे ध्यान में रख के किए गए कि जैसे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है। बट नेक्स्ट लाइन में आपको सॉल्यूशन मिलेगा, इफ एंटिटी इज नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज, अगर वो नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटीज के लिए है तो वो क्या कर सकता है, वो टर्मिनोलॉजीज को चेंज भी कर सकता है, उसके नेम को भी चेंज कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, और ये मटेरियल वाली जो डेफिनेशन है उसमें अपडेट भी है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। एक वर्ड का एडिशन है, वो वर्ड मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। लेट्स गो। इंफॉर्मेशन इज अ मटेरियल। इंफॉर्मेशन किसे हम मटेरियल मानेंगे? इफ ओमिटिंग, मिसलीडिंग एंड ऑब्स्क्यूरिंग it could reasonably be expected to influence decision that primary user of general purpose financial statement make on the basis of those financial statement which provide financial information about specific reporting entity। अब ये कहना चाहता है कि जिस इंफॉर्मेशन को हम कुछ इंफॉर्मेशन को मटेरियल मानेंगे, हम उस इंफॉर्मेशन को मटेरियल मानेंगे जिस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर एक जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर डिसीजन लेता हो, जो ओमिट किया गया हो, मिसस्टेट किया गया हो और ऑब्स्क्यूरिंग किया गया हो। अब ओमिटिंग, मिसस्टेटिंग और ऑब्स्क्यूरिंग का मतलब क्या है? देखो, ओमिट यानी कि उसको हमने दिखाया नहीं, मिसस्टेटमेंट यानी कि हमने उसको गलत दिखा दिया, और ऑब्स्क्यूरिंग यानी क्या चीज है? दिखाया सही है बट कुछ ऐसी तरीके से दिखाया है कि सामने वाला ना कंफ्यूज हो जाए कि ये कहना क्या चाहता है, ये है क्या चीज, वैसे हमने दिखाया है ना। तो ये चीज यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन नेचर, कहां गई पेन? यस, नेचर
और मैग्नीट्यूड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि उसका नेचर क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. एन एंटिटी असेस वेदर द इंफॉर्मेशन आइदर इंडिविजुअली और कॉम्बिनेशन विद अदर इंफॉर्मेशन is material in context of its financial statement taken as a whole. Information is obscured. देखो अब इसकी बात करते हैं. अब कब माना जाएगा information is regarding material item, transaction or other event is disclosed in financial statement. नहीं, एक पॉइंट रह गया क्या मेरा? yes, same, sorry. Information regarding a material item, transaction or other event is disclosed in financial statement, but language use is all unclear. यानी कि कुछ लैंग्वेज ऐसी यूज की गई है जो लैंग्वेज ऐसी है भैया कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं या फिर क्लियर चीजें नहीं बताएगी. बताया गया है उस चीज को, उसके अमाउंट को भी सही बताया गया, बट कुछ इस तरीके से बताया है कि सामने वाला भैया कंफ्यूज हो जाए कि ये कहना क्या चाहता है ना. अब फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं. Information regarding material item, transaction or other event is scattered throughout the financial statement. Dissimilar item, transaction or other event are inappropriately aggregated. यानी कि जिनको एग्रीगेट नहीं करना चाहिए उनको भी एग्रीगेटेड कर दिया. सेम डिसएग्रीगेटेड, यानी कि जिसको डिसएग्रीगेट, यार एग्रीगेट यानी कि क्या चीज, कि अलग अलग खर्चे हमको वो अलग दिखाने चाहिए, बट हमने क्या किया, उसको कंबाइन करके दिखा दिया. तो जो नहीं दिखाना चाहिए भाई, हमने क्या किया, हाइड करने का ट्राई किया. उस कोई एक्सपेंस ऐसा है जो हमें हाइड करना है, तो हमने क्या किया, जनरल एक्सपेंस के साथ क्लब कर दिया, तो दिखेगा ही नहीं वो एक्सपेंस. हमने क्लब कर दिया, एग्रीगेट कर दिया. डिसएग्रीगेट यानी कि क्या, उस एक्सपेंस को एक साथ दिखाना चाहिए. हमें पता है कि भैया हमारा जो है ना कन्वेंस एक्सपेंस बहुत ज्यादा हुआ है, या बोल सकते हैं सैलरी एक्सपेंस ज्यादा हुआ है, तो हमें उसे एक साथ नहीं दिखाना था, क्योंकि पता है कि अगर इतना ज्यादा एक्सपेंस दिखेगा तो क्वेश्चन आ सकते हैं. तो उसको क्या किया, अलग अलग दिखा दिया, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में डाल दिया. तो डिक्स बताया सही है, अमाउंट सही है, बट उसको डिसएग्रीगेट कर दिया या फिर एग्रीगेट कर दिया है. द अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ, यानी कि अंडरस्टैंडेबिलिटी रिड्यूस होती है रिजल्ट ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन बिंग हिडन बाय इमटेरियल इंफॉर्मेशन. यानी कि इमटेरियल इंफॉर्मेशन को ज्यादा दिखाने का ट्राई किया है और मटेरियल इंफॉर्मेशन को हाइड करने का ट्राई किया है. यानी कि बड़ा चढ़ा के इमटेरियल जो इंफॉर्मेशन है, जो इतनी कोई मटेरियल नहीं है, उसको हम दिखाने का ट्राई करते हैं, और जो उसके कारण हम क्या करते हैं, मटेरियल जो इंफॉर्मेशन एक्चुअल में जो दिखनी चाहिए हम उसे हाइड करने का ट्राई करते हैं. तो यहां पे मटेरियल का जो डेफिनेशन है मैंने आपको यहां पे दिखा दिया. एक बार फिर से मैं आपको नीचे लाके दिखा देता हूं. मटेरियल का डेफिनेशन आप यहां पे जरूर से ये डेफिनेशन पढ़ लेना. ऑब्सक्यूरिंग का जो पॉइंट है वो इस बार ऐड हुआ है, तो मेरे ख्याल से आपको इस चीज को, ये जो चीज है इतना, ये आपको कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मेरे को नहीं पता, आई होप आपको दिख रहा हो. तो ये वाली जो चीज़ है ना वो आप एक बार ज़रूर से पढ़ लेना या फिर से एक बार सुन लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा. वैसे तो इतने क्लेवर है तभी तो फाइनल में पहुंचे हैं भैया, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना. ओके चलो अब यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं, और बस अब खत्म होने ही आया है. प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करें, प्रॉफिट और लॉस की बात करें, टोटल ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग कंपोनेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अलावा की अगर हम बात करें तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या चीज़ है वो भी आगे आ जाएगा और वो भी आगे कवर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रिक्लासिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट, यानी कि हम क्या करते हैं, रिक्लासीफाई करते हैं. कैसे करते हैं, एन अमाउंट रिक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द करंट पीरियड दैट वर रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पहले हमने डाला था और फिर हमने क्या किया, क्लासीफाई करके क्या किया, पीएनएल में कन्वर्ट करके लेके आया. क्या चीज़ है, सारी चीज़ें डिटेल में आगे पता चले कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये दोनों चीज़ें अभी के लिए आप रहने दे सकते हो या फिर एक बार पढ़ सकते हो, इसमें कोई खास चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, बट डेफिनेटली आगे मैं आपको समझा दूंगा. कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या चीज़ें आएगी, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पूरा सेट. जब हम किसे बोलेंगे, क्या क्या चीजें होगी, तब हम बोलेंगे कि हाँ भैया ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, देख लो, आ जाओ. तो उसमें सबसे पहले होना चाहिए बैलेंस शीट होना चाहिए, उसमें पीएनएल होना चाहिए, उसमें चेंज इन इक्विटी होना चाहिए, वैसे ये आगे मैंने कवर करवा दिया था. कैश फ्लो होना चाहिए और नोट्स होना चाहिए, और
कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, यानी कि लास्ट ईयर की भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन होना चाहिए. अब बैलेंस इट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड व्हेन एंटिटी अप्लाइज अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली और मेक रेट्रोस्पेक्टिवली स्टेटमेंट ऑफ आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और व्हेन इट रिक्लासिफाई आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है मेरी पॉजिटिव आर में कि लास्ट ईयर की तो कंपैरेटिव बताओगे, लास्ट ईयर की कंपैरेटिव आप बताओगे, बट जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली आप लगाओगे अकाउंटिंग पॉलिसीज को तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके भी जिस दिन आपने उसको लगाया उस दिन का भी आपको यहां पे कंपैरेटिव लेना पड़ेगा. बैलेंस इट एट द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड, यानी कि अगर आपने लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर का हम कंपैरेटिव लगाएंगे, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे उसका बिगिनिंग का भी, क्योंकि उस दिन से लगेगा तो उस दिन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे हम कहेंगे कन्वर्जन डेट. जिस डेट पे हम कन्वर्ट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जन डेट. तो उस डेट से यानी कि बिगिनिंग वाला फिर एंड वाला और उसके बाद जो हमारा लगेगा वो इंडेक्स वाला भी ओरिजिनल लगेगा. तो वो भी चीज यानी कि 3 चीजें यहां पे आपको देखने मिलेगी. एन एंटिटी शैल प्रेजेंट सिंगल स्टेटमेंट, ये चीज याद रखना, सिंगल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस विथ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रेजेंट इन 2 सेक्शन. यानी कि आईएफआरएस में ये बोला गया है कि आप पीएनएल और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को या तो एक साथ बताओ या अलग अलग स्टेटमेंट में दिखा सकते हो. बट इंडेक्स क्या कहता है कि भैया आप पीएनएल लिखो और उसके नीचे ही वो जब आप पीएनएल क्लोज करो उसके नीचे ही आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको दिखानी पड़ेगी. तो सिंगल स्टेटमेंट बनेगा. ओके, अब बात करते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में. अब देखो धीरे धीरे होले होले सारी चीजें खत्म होने आई है. जनरल पॉइंट्स की अगर हम बात करें मेरी पॉजिटिव आर्मी, एनी एंटिटी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विद इंड AS shall make an explicit and अनरिजर्व्ड स्टेटमेंट. यानी कि एक्सप्लिसिटली, यानी कि उनको दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ भैया हमने इंडेक्स को फॉलो किया है. उसके साथ साथ अनरिजर्व्ड यानी कि क्या, किसी चीज को रिजर्व नहीं रखा कि ओके यार इतने सारे इंडेक्स है ना, हमने इंडेक्स 1 को फॉलो नहीं किया, इंडेक्स 5 को फॉलो नहीं किया, इंडेक्स जो भी है उसको हमने फॉलो नहीं किया, इंडेक्स 16 को फॉलो नहीं किया, बाकी सारे इंडेक्स को फॉलो किया है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यहां पे कोई रिजर्व नहीं होना चाहिए, हमें अप्लाई करने, सारे अप्लाई करने. तो वो चीज हमें यहां पे उसके साथ बनानी है. और फर्दर इंडेक्स 1 अलाउज डेविएशन, यानी कि डेविएशन फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन केस, यानी कि डेविएशन यानी कि उससे हम हटके जा सकते हैं. कब? मैनेजमेंट कंक्लूड दैट कंप्लायंस विद इंडेक्स विल बी मिसलीडिंग, यानी कि अगर हम इंडेक्स को फॉलो करेंगे तो वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिखाता है, इसीलिए हमें उससे हटके जाना पड़ेगा. जब मैनेजमेंट ये बताता है तब उसे अलाउ किया जाता है कि हाँ भैया आप जा सकते हो. और यहाँ पे एन एंटिटी शैल डिस्क्राइब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए कंप्लाइंग विद इंडेक्स इफ दे कंप्लाई, यानी कि वो कंप्लाई करे तो कंप्लाई करना दिखाना पड़ेगा. एन एंटिटी कैन नॉट रेक्टिफाई इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज आइदर बाय डिस्क्लोजर एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज्ड बाय नोट्स और एक्सप्लेनेटरी मटेरियल. यानी कि ये कहना चाहते हैं कि भैया आपको कैन नॉट रेक्टिफाई, यानी कि आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते. किस चीज को करेक्ट नहीं कर सकते? अगर आपने इंडेक्स को फॉलो नहीं किया है, तो आप उस चीज को करेक्ट नहीं कर सकते हो कि सिर्फ आप नोट में दिखा दिया, तो ऐसे आप करेक्ट नहीं कर सकते. आपको उस एंट्री को ही, उस ट्रांजैक्शन को ही सही करना पड़ेगा. आप सिर्फ बता दोगे कि हाँ भैया हमने ये नोट्स में लिख दिया, तो उससे वो इंपैक्ट नहीं आएगा ना. तो नोट से आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते. एन एंटिटी शैल नॉट ऑफसेट असेट एंड लायबिलिटीज. अरे चल रे. ओके, an entity shall not offset asset and liabilities or income and expenses unless required or permitted by index. यानी कि asset और liability और income और expenses को आप offset नहीं कर सकते, यानी कि किसी से लेना है किसी को देना है तो वो offset करके हम net जो दिखाते हैं वो आप नहीं दिखाते unless permitted by index. अगर कोई specific index है और वो आपको permit कर रहा है उस index के अंदर कि हाँ भैया आप offset करके दिखा सकते हो तो दिखा सकते हो, otherwise आप नहीं दिखा सकते हो. इसके साथ साथ an entity shall present a complete set of financial statements including comprehensive income at least annually, यानी कि एटलीस्ट एन्युअली, यानी कि हर 12 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद आपको एटलीस्ट उसे दिखाना पड़ेगा. ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब जनरल पॉइंट के, और कुछ और जनरल पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं. और लेट्स बिगिन. थोड़ा सा मैं आपके लिए यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको सही से ये दिखे. आ जाइए. ओके, थोड़ा सा ज्यादा ही जूम हो गया कुछ, एक काम करता हूँ. ओके, लेट्स बिगिन मेरी पॉजिटिव आर्मी. शुरू करते हैं इस अमेजिंग कंटेंट के साथ और थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इस चीज को. अभी तक हमारी हो चुकी है भैया
22-24 मिनट्स तक हम पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही मिनट में ये चैप्टर, ये इंडेक्स खत्म होने वाला है। तो पेटियां अपनी बात लो, स्पीड और बढ़ने वाली है। व्हेन एन एंटिटी चेंजेस द एंड ऑफ इट्स रिपोर्टिंग पीरियड, यानी कि अपना रिपोर्टिंग पीरियड जब वो चेंज करता है, एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ पीरियड लॉन्गर और शॉर्टर, अगर वो लॉन्ग पीरियड के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए अगर वो दिखाता है, देन 1 ईयर एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज, क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा? इन एडिशन टू पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द रीजन, पहले तो रीजन दिखाना पड़ेगा कि ये सामने क्यों किया, और वो फैक्ट दिखानी पड़ेगी, फैक्ट दैट अमाउंट प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट एंटायरली कंपेरेबल, यानी कि जो अगर हाँ हो सकता है कि कई कंपनी ने क्या किया कि भैया हमारा 1 साल का नहीं, हमने 15 महीने का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया हुआ है। अगर 15 महीने का बनाया हुआ है तो अदर कंपनी के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो भैया इसकी इनकम तो ज्यादा बोलेगी क्योंकि ये 15 महीने का है। तो ये रीजन भी देना पड़ेगा हमने क्यों किया है, और इसका फैक्ट भी आपको बताना पड़ेगा अगर आप शॉर्टर या लार्ज पीरियड इसमें लेते हो। व्हेन एन एंटिटी अप्लाइज एन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, तो कब कब करना है मैंने आपको बता दिया था। एक तो एंड ऑफ करंट पीरियड, यानी कि इस साल के एंड में, अगर 21-22 की बात करें तो 22 के एंड में आपको बनाना है। एंड ऑफ प्रीसीडिंग, यानी कि लास्ट ईयर 21 के एंड में बनाना है। और इसके साथ साथ बिगिनिंग ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड, यानी कि 2021 के जो बिगिनिंग है उसमें भी बनाना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार मैं लिख ही देता हूं भैया, लिख ही देता हूं। अगर यहां पे हम बात करें तो 31 3 को बनाना है 2022, इसकी अगर हम बात करें तो 31, अरे भाई चल जा, 21 को बनाना है। और अगर हम बात करें तो 1/4/20 को, ये 3 बनाना है। समझ में आ गया? When the entity reclassifies comprehensive amount, the entity shall disclose, अगर रिक्लासीफाई करते हैं कंपेरेटिव अमाउंट्स को, कंपेरेटिव कोई भी जो अमाउंट है जो हम कंपेयर करके दिखाते हैं, अगर हम उसको रिक्लासीफाई करते हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में डालते हैं, तो द नेचर, उसका नेचर दिखाना पड़ेगा, नेचर ऑफ रिक्लासिफिकेशन, अमाउंट कितना था वो दिखाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ रीजन दिखाना पड़ेगा। यहां पे देखो फैक्ट और रीजन दिखाना पड़ेगा जब आप पीरियड को शॉर्ट या लॉन्ग करते हो, और अगर आप रिक्लासीफाई करते हो तो आपको नेचर, अमाउंट और रीजन दिखाना पड़ेगा। एन एंटिटी शैल डिस्प्ले द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंटली, यानी कि ये प्रोमिनेंटली यानी कि मेन तरीके से उसको दिखाना पड़ेगा, उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। कौन सी इंफॉर्मेशन है? आई एम रियली सॉरी, बीच में कैमरे की बैटरी खत्म हो चुकी थी तो फिर से मुझे ये स्टॉप करके फिर कंटिन्यू कर रहा हूं मैं अभी। ओके, सो एंटिटी शैल डिस्प्ले द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोमिनेंटली, द नेम, सबसे पहले तो भैया नेम सही से दिखाना चाहिए। क्या दिखाना चाहिए? नेम सही से दिखाना चाहिए। ओके, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी और ग्रुप, यानी कि ये इंडिविजुअल है या ग्रुप एंटिटी का है। रिपोर्टिंग डेट कौन सी है और रिपोर्टिंग पीरियड क्या है। इसके बाद दिखाना है करेंसी कौन सी है, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ, यानी कि कितना राउंडिंग ऑफ किया है, 100 या 1000 या लैक्स में कितना किया है, वो भी यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। तो क्या क्या चीजें आपने देखी? नेम दिखाना पड़ेगा, सिंगल है या ग्रुप का है, कौन सी डेट है या कौन से पीरियड का है, करेंसी कौन सी है, और इसके साथ साथ राउंडिंग ऑफ वाला आपको दिखाना पड़ेगा। एंटिटीज प्रिपेयरिंग फॉर इंडेक्स, preparing India's financial statement are required to present face of balance sheet, differentiating between current and non-current asset, between current and non-current liabilities, यानी कि आपको current asset, non-current asset, current liabilities and non-current liabilities भी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। So yes मेरी पॉजिटिव आर्मी। ओके, लेट्स बिगिन। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंटिटी शैल क्लासिफाई एज असेट, एज ए करंट असेट को हम करंट असेट कब मानेंगे, उसका हमें कुछ क्राइटेरिया दिया गया है। ये शायद आपने सुना होगा बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इट एक्सपेक्ट टू रियलाइज और इंटेंडेड टू सेल और कंज्यूम इट इन इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल जो भी बिजनेस की अपनी चल रही है उसमें हमें उसको रियलाइज करना है, सेल करना है या उसे कंज्यूम करना है, उसको यूज करना है। जैसे कि गुड्स की अगर हम बात करें तो कंज्यूम होगा, अगर कोई फिक्स एसेट अदर कोई एसेट है तो उसे हम सेल करने की बात करेंगे या रियलाइज करने की बात करेंगे। इट होल्ड्स द एसेट प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, यानी ट्रेडिंग पर्पस के लिए स्टॉक की बात कर सकते हैं। इट एक्सपेक्ट टू रियलाइज यानी कि उससे पैसा मिलना या रियलाइज करना उसको, द एसेट विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। रिपोर्टिंग पीरियड जो था उसके 12 मंथ्स के अंदर अगर हमें उसको रियलाइज करना है, यानी कि ये ईयर एंड जो हो रहा है उसके 12 मंथ्स के अंदर अगर हमें उसे रियलाइज करना है तो भी हम उसे करंट एसेट मानेंगे। द एसेट इस कैश और कैश इक्विवेलेंट की में अंदर होगा, इंडेक्स 1 के 7 के अंदर आपका कवर हो जाएगा। अनलेस द एसेट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज और यूज टू सेटल, अगर कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होगा तो उसको हम नहीं मानेंगे, अदरवाइज इसको हम मान लेंगे। एन एंटिटी शैल क्लासिफाई ऑल अदर एसेट एज ए नॉन करंट, बाकी की जो जितनी भी एसेट बची उसे हम क्या मानेंगे,
नॉन करंट असेट मानेंगे। ओके, सेम चीज मेरी पॉजिटिव आर्मी यहां पे, सेम चीज यहां पे अगर हम बात करें तो करंट लायबिलिटी की बात करें तो सेम टू सेम पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आपको सिर्फ चेंजेस, मतलब चेंजेस यानी कि अगर आपको चेंज ऑपोजिट देखने को मिलेंगे, बस कुछ नहीं आगे। ओके, अब ओसीआई की बात करें, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जो मैं बात कर रहा था, मैं आपको समझाऊंगा जो चीजें मैंने आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दी थी, तो उस पढ़ने के लिए मतलब अभी बोला था कि सिर्फ रहने दो, कोई बात नहीं। विच विल नॉट बी रिक्लासिफाइड सब्सिक्वेंटली एंड विच विल बी क्लासिफाइड, इसको ग्रुप में, दो ग्रुप में हमें दिखाना पड़ेगा ओसीआई के अंदर। जो क्लासिफाई करेंगे पीएनएल के अंदर, विच विल नॉट बी यानी कि जो क्लासिफाई नहीं होगा पीएनएल के अंदर, और जो क्लासिफाई होगा, वो दो पार्ट में हमें ओसीआई की इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को दिखाना पड़ेगा। वो कैसे आएगा पूरा डिटेल में आपको आगे समझ में आ जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे भैया, नेचर वाइज करेंगे, फंक्शन वाइज नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे यार ये क्या चीज होती है, नेचर वाइज करेंगे फंक्शन वाइज नहीं करेंगे, उसका मतलब क्या हुआ? अरे नेचर वाइज यानी कि देखो उसका नेचर कौन सा है, सैलरी नेचर है या उसका कोई अदर एक्सपेंस का नेचर है, तो वो नेचर बोलते हैं। और फंक्शन यानी कि सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है या परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रिलेटेड है, उसे हम बोलते हैं फंक्शन वाइज। हमारा जो कॉस्ट शीट बनता है ना, वो फंक्शन वाइज बनता है। आपको पता होगा कॉस्ट एफएम में आपको देखा होगा कि फंक्शन वाइज हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, और भैया अकाउंटिंग के हम करते हैं नेचर वाइज करते हैं। तो ये चीज आपको इंडेक्स में ध्यान में रखना है। ओके, क्रिटिकल जजमेंट आपको दिखाने हैं, और डिस्क्लोज की सोर्स ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी at the end of reporting period that have significant risk of causing material adjustment to carrying amount of asset or liability within next few financial years, within the next financial year, यानी कि next financial year में asset और liability को अगर कोई impact करेगा, हमने ऐसा एस्टिमेशन किया है जो अनसर्टेन है, तो वो एस्टिमेशन भी आपको दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कार्व आउट के बारे में, इंडेस 1 फ्रॉम IAS 1। कार्व आउट क्या चीज है, पहले तो ये आप अपने आप को खुद को आंसर दीजिए, इस वीडियो को अभी पॉज करिए और 10 सेकंड के अंदर आंसर देने के बाद आप शुरू करिए। कांग्रेचुलेशंस, आपको याद था कि कार्व आउट क्या है, तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं मेरी पॉजिटिव आर्मी। कार्व आउट कौन सा है? कार्व आउट यानी कि अगर जिनको नहीं याद आया उनको मैं बता देता हूं, कार्व आउट यानी कि IAS में दिखाया गया है, IFRS में दिखाया गया है, बट अब IAS IFRS क्या है चीज, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो वो वीडियो देख लो, 10-15 मिनट का वीडियो है। तो उससे जो अलग चीज है उसको हम कहेंगे कार्व आउट, यानी कि यहां से हमने चेंज किया है इंडेक्स के अंदर। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहां पे IAS 1 में क्या दिखाया गया है, IAS 1 में क्या दिखाया गया है मेरी पॉजिटिव आर्मी, IAS 1 में दिखाया गया है रिक्वायर्स दैट इन केस ऑफ लॉन लायबिलिटी, ये कलर काय को ऐसा हो गया, ओके मैंने ये चेंज किया ना इसलिए, चलो कोई बात नहीं। लॉन लायबिलिटी, इफ एनी कंडीशन ऑफ द लोन एग्रीमेंट विच वाज क्लासिफाइड एज अ नॉन करंट इज ब्रीच ऑन और बिफोर द रिपोर्टिंग डेट, सच लॉन लायबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज ए करंट इवन इफ द ब्रीच इज रेक्टिफाइड आफ्टर बैलेंस शीट डेट। अब देखो एस में आता था एडजस्टेबल इवेंट और नॉन एडजस्टेबल इवेंट। आपको पता होगा कि जो बैलेंस शीट के टाइम जिसका कोई कंडीशन था और वो अकर हुई बैलेंस शीट के बाद, तो उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे भैया एडजस्टेबल, यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं, और नॉन एडजस्टेबल यानी कि बैलेंस शीट के बाद वो अकर हुई, यानी कि उसकी कोई कंडीशन भी नहीं थी, तो उसको रेक्टिफाई करना, उसको एडजस्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उसका क्या होता था, नॉन एडजस्टेबल इवेंट। अब यहां पे बैलेंस शीट के बाद यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने के पहले, इन दोनों के बीच में आपको अगर याद होगा तो, अगर याद नहीं है कोई बात नहीं। IAS 1 क्या कहता है, IAS 1 ये कहता है कि कोई लॉन लायबिलिटी है जो क्या है, जो है भैया नॉन करंट है, यानी कि आपको 1 साल के अंदर पे नहीं करना, नॉन करंट लायबिलिटी है, वो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, आपको 12 महीने के अंदर उसे पे नहीं करना है, बट बैलेंस शीट के डेट के टाइम पे या उसके पहले हम ऐसा कोई ब्रीच करते हैं, कंडीशन का ब्रीच करते हैं कि वो क्या बन जाती है, करंट बन जाती है। यानी कि कोई ऐसी कंडीशन है कि अगर आपने लगातार 5 इंस्टॉलमेंट नहीं दिए, मंथली इंस्टॉलमेंट, तो आपको इमीडिएटली लोन को रीपे करना पड़ेगा। अब लास्ट जो हमारा इंस्टॉलमेंट था वो मार्च के अंदर था और वो हमने इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, यानी कि 5वां इंस्टॉलमेंट लगातार हमने पे नहीं किया, तो वो क्या बन गया, ब्रीच हो गया, और वो हमें इमीडिएट पे करना है। इमीडिएट पे यानी कि था नॉन करंट बट अब बन गया करंट। तो यहां पे IAS 1 क्या बोलता है, ऐसी सिचुएशन अगर होती है तो यहां पे लिखा गया है, देखो क्लासिफाई एज ए नॉन करंट इज ब्रीच ऑन और बिफोर रिपोर्टिंग डेट
such loan liability should be classified as a current even if the breach is rectified after balance sheet date। यानी कि बैलेंस शीट डेट के बाद हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि भैया हमारे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई। अब इसको आप क्या करो, इसको मैं अब आपको रेगुलरली पे करूंगा, बट इस लोन को चलने दो, इस लोन को क्या करो, चलने दो। और अगर वो बोलता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, आपने अपनी गलती मान दी है, तो ये जो हमारी 5 साल की लोन थी वो कंटिन्यू ही रखो। यानी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया नॉन करंट के लिए, बट फिर भी IAS 1 बोलता है कि बैलेंस डेट पे वो करंट थी तो करंट ही दिखाएंगे। IAS 1 क्या बोलता है कि बैलेंस शीट के बाद भी अगर रेक्टिफाई होता है तो भी ना बाबा ना, यहां पे हम क्या दिखाएंगे, करंट ही दिखाएंगे। इंड AS 1 की अगर हम बात करें, अब इंड AS 1 क्या बोलता है, इंड AS 1 बोलता है क्लासिफाई दैट देयर इज अ ब्रीच ऑफ मटेरियल प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एग्रीमेंट। अरे पेन क्यों नहीं हो रही है, हो जा, क्या हुआ इसको, ओके चलो कोई बात नहीं। Ind AS 1 classifies that where there is a breach of a material provision of long-term loan arrangement on or before the end of the reporting period with effect that the liability become payable on demand on reporting date, same चीज जो मैंने आपको बोली, the entity does not classify liability as a current if the lender agreed after report। मतलब Ind AS 1 कहना चाहता है कि भैया बैलेंस शीट के बाद अगर वो रेक्टिफाई हो जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं यार, हो जाती है गलती, आप कोई बात नहीं कंटिन्यू रखिए, कोई बात नहीं गलती हो गई तो कोई बात नहीं, हम लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म ही कंटिन्यू, अपना 5 साल का जो लोन है उसे हम कंटिन्यू रखते हैं, तो हम उसे नॉन करंट दिखाएंगे। IAS 1 क्या बोलता है, भैया बैलेंस शीट डेट पे क्या था, करंट दिखाओ। इंड AS 1 क्या कहता है कि बैलेंस शीट के बाद अप्रूवल के पहले अगर वो रेक्टिफाई हो जाता है तो नॉन करंट दिखाओ। रीजन क्या है, रीजन ये है, एग्जाम में आपको रीजन भी लिखने पड़ेंगे, तो रीजन मैंने एक जनरल सा रीजन यहाँ पे, जनरली कस्टमर एंड बैंकर रिलेशनशिप आर डेवलप whereby in case of any procedural breach a loan is generally not recalled। यानी कि अगर कोई प्रोसीजरल, ये तो मैंने एग्जांपल दिया इंस्टॉलमेंट का, बट अगर कोई प्रोसीजर का कोई ब्रीच हुआ, कोई डॉक्यूमेंट देना था और मैं डॉक्यूमेंट देना भूल गया उस टाइम के अंदर, तो नॉर्मली बैंक लोन वापस नहीं लेती भैया, उसका कस्टमर जाएगा। तो इंडिया के अंदर ये बोलना चाहते हैं कि भैया हम जो रिलेशन है वो मेंटेन करते हैं, इंडिया के अंदर नहीं, मतलब नॉर्मली जो रिलेशंस है वो मेंटेन करने होते हैं, और इसीलिए लोन को जनरली प्रोसीजरल ब्रीच के कारण रिकॉल नहीं करते बैंक। Also in many cases a breach is rectified after the balance sheet date and before approval of financial statements। okay got it। okay तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज के लिए, and this is the last page। डिफरेंस बिटवीन इंड AS 1 एंड IAS 1, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इट परमिट्स, IAS 1 की अगर हम बात करें तो वो क्या परमिट करता है, companies to present all item of income and expenses recognized either in single or in two statement। और इंड AS 1 में क्या होता है, सिंगल स्टेटमेंट में। पता है आपको P&L और OCI की अगर हमने बात की थी तो वो चीज मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि IAS 1 में क्या होता है कि दोनों आप सिंगल भी बना सकते हो और दोनों अलग अलग भी बना सकते हो, और इंड AS 1 में आपको सिंगल ही बनाना पड़ेगा, नॉट परमिट टू स्टेटमेंट। ओके, एक्सपेंस विल बी presented using the classification based on either the nature और function। यानी कि यहाँ पे जो expenses classification जो किया जाता है वो आप नेचर वाइज भी कर सकते हो और फंक्शन वाइज भी कर सकते हो। नेचर फंक्शन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, और इंड AS में भैया हम नेचर वाइज ही करते हैं, हम बैलेंस शीट P&L बनाते हैं तो हम नेचर वाइज ही एक्सपेंस डालते हैं। हम सैलरी तो फिर पूरी सैलरी लिख देते हैं, ऐसा नहीं कि भैया सेल्स वालों की सैलरी कितनी है, परचेस वालों की कितनी है, वो हम कॉस्ट में करते हैं, इसमें नहीं करते। It requires IAS 1, it requires the statement to be presented as a separate statement। It requires the statement to be presented as a part of balance sheet। यानी कि इसे आप separate statement की तहत आपको इसको प्रेजेंट करना है और ये बैलेंस शीट का इंड AS 1 में ये पार्ट गिना जाएगा। अब यहाँ पे मेरी पॉजिटिव आर्मी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। इसके साथ साथ इंड AS 1 का हमारा यहाँ पे लेक्चर खत्म होता है। कुछ चीज़ें जो अगले इंड AS में कवर की जाएगी वो चीज़ें यहाँ पे आपको शायद 1-2 पॉइंट ऐसे होंगे जो हमें अगले इंड AS में उसको डिटेल में देखना है। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे ज़रूर से क्लिक करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक करिए, एक कमेंट ज़रूर से करिए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आपकी कमेंट्स देख के कि हाँ यार चलो मैं जो कर रहा हूँ वो सही तरीके से कर रहा हूँ, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ज़रूर से बताइए, क्योंकि यार आप मुझे अगर फीडबैक दोगे तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ मुझे क्या क्या चीज़ में मेरी गलती हो रही है, तो वो चीज़ें मैं सुधारने का ट्राई करूंगा। एंड
यस, इफ यू रियली लाइक माई एफर्ट्स प्लीज डू शेयर वीडियोज, मटेरियल हेल्प स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल हो सके। एंड थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरी दूसरी चैनल स्टडी बडी क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यस, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, प्ले स्टोर में 5 स्टार रेटिंग देके एक प्यारी सी कमेंट जरूर से करना मेरी पॉजिटिव आर्मी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और नेक्स्ट इंडेक्स आपको कौन सा चाहिए जल्दी से कमेंट करिए ताकि मैं उस इंडेक्स के ऊपर आपके लिए वीडियो लेके आऊं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच, जय हिंद।